तो बच्चों कैसे आप लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि क्लास 11 में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। खास तौर से क्लास 11 का जो सामने एग्ज़ाम आने वाले हैं, सितंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। क्लास 11 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए ये थियोरेटिकल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन एंड रिजर्व से पहले ये जान लेते हैं कि क्यों प्रोविजन और रिजर्व की बात आते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। क्योंकि बिजनेस के केस में हमारा अनसर्टेनिटी भरा हुआ है। तो जैसे कि ज़िंदगी भी अनसर्टेन है, ऐसे बिजनेस वर्ल्ड भी अनसर्टेन है। उसके लिए हमको कुछ भविष्य के लिए कुछ प्रोविजन या रिजर्व करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि काल क्या होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर देख लेते हैं प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोविजन क्या होता है। देखिए आपका स्क्रीन पे देखिए क्या बोला गया है। अ प्रोविजन इज एन अमाउंट रिटन ऑफ अगेंस्ट अ सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी करेक्टली असर्टेन। चलिए क्या बोला गया है कि भाई जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम इसको प्रोविजन एक अमाउंट चार्ज करके रखते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो अमाउंट हम क्रिएट करते हैं वो किस लिए रखते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करके, कि वो एक नोन लायबिलिटी, मतलब हमको पता है कि ऐसे लायबिलिटी आ सकते हैं, ये हमको पहले से ही पता है, इसलिए उसके ऊपर हमने ये प्रॉफिट से हमने चार्ज करके रखा है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। रिगार्डिंग प्रोविजन वी शुड रिमेंबर, कुछ हमको याद रखना है। क्या प्रोविजन जब हम करेंगे आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट से अलग करके नहीं रखा गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट शुड बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज करना पड़ता है। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है प्रोविजन चार्ज करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स अमाउंट इज टू बी एस्टिमेटेड बट कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, मतलब हम एस्टिमेट कर सकते हैं भाई इतना लॉस हो सकता है, इतना डिप्रिसिएशन हो सकता है या इतना बैड डेब्ट हो सकता है, उसका एक एस्टिमेशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्या बताया गया है, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर मीटिंग अ नोन लॉस। डेफिनेटली हमको पहले से पता है कि किस लॉस के लिए हम ये प्रोविजन कर रहे हैं। जैसे डिप्रिसिएशन कर रहे हैं कोई एसेट के ऊपर, हमको पता है कि एसेट का वैल्यू घट जाएगा, इसलिए हमको पता है कि जो लॉस होगा उसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, इट ऑल्सो सेफगार्ड अगेंस्ट अ कॉन्टिजेंसी दैट मे टर्न इनटू अ लॉस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में कोई लॉस में टर्न हो जाएगा, मतलब लॉस होने का चांसेस रहेगा, जो पता है हो सकता है वो चीज़ फ्यूचर में जाके सही में लॉस हो सकता है, उसके लिए हम ये प्रोविजन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो हम प्रोविजन करके रखते हैं उसको बाद में इन फ्यूचर में प्रॉफिट के हिसाब से हम नहीं बांट सकते। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब इसको जस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्योंकि हम इसको जस्ट एज अ एक्सपेंसेस मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, इफ इट इज़ क्रिएटेड द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रिड्यूस, डेफिनेटली अगर हम डिप्रिसिएशन करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करके रखेंगे डेटर्स के, मतलब सॉरी एसेट के ऊपर, तो एसेट का वैल्यू जरूर घटेगा। जैसे डेटर्स के ऊपर अगर हम प्रोविजन करके रखें तो डेटर्स का वैल्यू घटेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन, भाई क्यों हम प्रोविजन करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, टू कवर एनी डिक्रीज और डिमिनुएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्यों करते हैं कि भाई भविष्य में जो एसेट का वैल्यू है वो घट सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही हम उसके लिए एक प्रोविजन करके रखते हैं कि भाई
अमाउंट इसका घट जाएगा तो पहले से इसको प्रोविजन करके रखो। जैसे कि एसेट का वैल्यू घट सकते हैं, उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड फॉर एनी लॉस और एक्सपेंसेस लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल्स एट्सेट्रा। मतलब भविष्य में कुछ लॉस हो सकता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो सकता है, मतलब डेटर्स जो है वो पैसा नहीं भी दे सकता है, कुछ कलेक्शन नहीं भी हो सकता है डेटर से, तो बैड डेब्ट हो सकता है, उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखा कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इतना परसेंटेज हमारा लॉस हो सकता है, उसका पहले से प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर पहले देख लेते हैं फिर आगे। टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लाइबिलिटी whose exact amount cannot be calculated correctly, estimated like provision for taxation, provision against any liability under dispute etc. मतलब कि क्या एक्चुअल में लॉस होगा वो हमको पहले से पता नहीं है, कितना एक्चुअल में होने वाले हैं, लाइबिलिटी होने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एज्यूम करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इतना हो सकता है ना, तो एक कितना अमाउंट हो सकता है ये करके हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको नहीं निकाल पाते। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, प्रोविजन अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कुछ कॉमन प्रोविजन जो हम करते हैं बिजनेस अकाउंट्स में, कॉमन प्रोविजन मेंटेन करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए क्या है, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, provision against any claim under dispute, provision as investment fluctuation fund, provision for taxation, provision for discount on debtors। इतने सारे जनरली हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं पहले से, क्योंकि ये अनसर्टेन है, पूरा अमाउंट कलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बाद में हमको टैक्स देना है, कितना देना वो पता नहीं है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं प्रोविजन करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा और भी हम बता देते हैं इस प्रोविजन के बारे में। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, मतलब डेटर्स जो है जिससे हमको पैसा मिलना है, जिसको हमने उधार में सामान बेचे हैं, तो भविष्य में वो पूरा पैसा नहीं भी दे सकते, कोई डेटर्स पैसा नहीं भी दे सकते, तो लॉस हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके रखें। नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे हमारा एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन पहले से प्रोवाइड करके रखते हैं, क्योंकि भविष्य में उसका वैल्यू घट सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, जैसे हम लोग मशीनरीज वगैरह यूज़ करते हैं, एसेट यूज़ करते हैं, उसका ख़राब होने का चांसेस रहता है, बाद में उसको रिपेयर करना हो सकता है या रिन्यूअल करना हो सकता है, तो उसके लिए पहले से हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोविजन अगेंस्ट एनी क्लेम अंडर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट के केस में कोई क्लेम आ सकते हैं हमारे पास, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन करके पहले से हम लोग रख देते हैं। और प्रोविजन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब जो हम लोग शेयर में या किसी में हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, शेयर में या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे फ्लैक्चुएट होता है मार्केट, तो फ्लैक्चुएट के कारण आपका वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट भी सकता है, तो उसके लिए पहले से एक तैयार हम करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उसके ऊपर हमको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो कितना एक्चुअली देना है वो हमको पहले से पता नहीं होता, तो इसलिए हम लोग एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करके प्रोविजन करके पहले से रख देते हैं। और क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हो सकता है कि डिस्काउंट देना पड़े डेटर्स का, डेटर्स ने पहले पैसा पेमेंट कर देते हैं, उसको कभी कभार हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में पहले से हम लोग क्या करते हैं प्रोविजन करके रख देते हैं। ये हम डिटेल्स में इसलिए बता रहा है क्योंकि जो क्लास 11 का स्टूडेंट्स है, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे MCQ क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने सारे प्रोविजन हमने बताया, जो प्रोविजन हमने बताया, वो भी आपको याद रखना है, ये सब प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये प्रोविजन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जनरली डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। फीचर्स ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का क्या फीचर्स है, चलिए देख लेते हैं। एक होता है ये प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहले ही हमने बताया कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉर क्रिएटिंग एंड चार्जिंग इट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट होता है इट इज़ ट्रीटेड एज अ नेसेसरी चार्ज, मतलब आपको करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसके बारे में आपको देखना नहीं है, आपको चार्ज करना है जस्ट लाइक एज अ एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना है, आपको नहीं देखना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों,
It is created with a definite objective, but the amount charged for it depends upon assumptions or anticipations. Definitely, जो हम अभी बनाते हैं, जो ये प्रोविजन क्रिएट करते हैं, इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर पर्पस में ही हम लोग करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिगर हमको पता नहीं कितना लॉस हो सकता है, इसलिए ये एजम्पशन के बेस में हम लोग कुछ अमाउंट प्रोविजन करके रख देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि बताया गया कि लाइबिलिटी फॉर लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज अननोन लाइबिलिटी, हमको पता है कि टैक्स हमको देना है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना टैक्स देना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली नहीं कर पाते, एक एजम्पशन कर लेते हैं लगभग इतना टैक्स देना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग प्रोविजन करके रख देते हैं। इट इज़ क्रिएटेड फॉर अ सेपरेट और स्पेसिफिक पर्पस। डेफिनेटली ये जो बनाते हैं हम स्पेसिफिक, जैसे कि डिप्रिसिएशन मतलब एसेट के ऊपर ही डिप्रिसिएशन होगा ना, तो उसके लिए हम कर रहे हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसके लिए हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक है। नेक्स्ट होता है इट इज़ नॉट एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट एक्चुअल में नहीं हुआ है, हम लोग प्रोविजन करके रखे हैं, इसलिए हमको इसको बोल रहा है कि ये एक्सपायर्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये होने वाले हैं, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है ये होने वाले हैं, तो उसके लिए, इसलिए ये एक्सपायर्ड कॉस्ट नहीं है। स्टिल इट इज़ मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हिच फेवर्स एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस। मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो हमारा रूल्स है उसके हिसाब से हमको ये करना पड़ता है। जब भी हमको पता है कि ये एग्जैक्टली खर्चा नहीं है, ये हुआ ही नहीं है, आगे होने वाले हैं, लेकिन रूल्स वाइज हमको करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्व प्रोविजन के बारे में आपको समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं रिजर्व के बारे में। चलिए रिजर्व क्या होता है वो देख लेते हैं। रिजर्व इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। क्या बोला गया है? ये प्रॉफिट का एक पार्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि वो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, मतलब बांटते हैं। तो ये जो रिजर्व हम बनाते हैं वो प्रॉफिट का एक पार्ट ही है, उसको हम प्रॉफिट से साइड करके रखते हैं कि जो कि हम प्रॉफिट के हिसाब से आपस में जो बिजनेस ओनर है आपस में बांटते नहीं हैं, उसको अलग से बिजनेस में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, भविष्य के लिए रखा जाता है। इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटीज, कॉन्टिजेंसीज और लॉसेज। मीन्स इसमें स्पेसिफिक नहीं है, हमको नहीं पता कि क्या लॉस होने वाले हैं एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस तो हो सकता है क्योंकि हमको पता है बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल क्या है, अनसर्टेनिटीज में भरा हुआ है, अनसर्टेनिटीज में भरा हुआ है, तो इसलिए कुछ भी लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट पूरा जितना प्रॉफिट होता है पूरा प्रॉफिट को हम नहीं बांट लेते, नहीं खा लेते, कुछ ना कुछ भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हम रख देते हैं कि भाई कोई भी लॉसेस कंडीशन आए, कुछ भी हो जाए, तब हम इसको कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये एग्जैक्ट किस लिए हमको पता नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पावर्स ऑफ द बिजनेस। सिर्फ ये नहीं, ये पैसा अगर हम बिजनेस में रखते हैं तो बिजनेस का जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग होता है। आगे बढ़े, इट मे बी क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कभी कभार इसको स्पेसिफिक पर्पस में भी बनाया जा सकता है। दैट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मीन फॉर हेल्पिंग अ कंपनी टू मेंटेन अ रेगुलर रेट ऑफ डिविडेंड। कभी कभार क्या होता है, कंपनी कुछ स्पेसिफिक पर्पस में, मतलब जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बोल के कुछ अमाउंट प्रॉफिट से हटा के रखते हैं, इसलिए हटा के रखते हैं कि हर साल प्रॉफिट इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट इक्वल नहीं हुआ, किसी साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी साल लॉस हो गया, तो कंपनी एक रेगुलर मेंटेन करके जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को देते हैं वो दे नहीं पाएगा। तो पहले से अगर वो कुछ रिजर्व करके रख देते हैं तो फिर क्या होगा, हर साल मतलब एवरेजली हर साल प्रॉफिट डिविडेंड दे पाएगा। किसको दे पाएगा? शेयर होल्डर्स को दे पाएगा, इसलिए पहले से ही वो रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे देखें। इट मे ऑल्सो बी जनरल रिजर्व टू मीट एनी अननोन लॉस और लाइबिलिटी। ये जैसे स्पेसिफिक भी हो सकता है, ऐसे जनरल रिजर्व भी हो सकता है। जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि भाई
कोई भी अननोन लायबिलिटी या अननोन लॉसेस बिजनेस में आ सकता है, हो सकता है, तो उसको अगर हम मैच करवाए, उसमें हम लोग मतलब सेट कर पाए, उस लॉसेस को कंपेंसेट कर पाए, इसलिए हम पहले से ये जनरल रिजर्व करके रख देते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, किस पर्पज़ में यूज़ होगा ये नहीं पता हमको। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। रिगार्डिंग रिजर्व वी शुड रिमेंबर दैट, क्या हमको रिमेंबर करके रखना है, क्या याद रखना है। चलिए क्या बोला गया है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, ये नॉट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। नेक्स्ट होता है इट इज़ रिटेन इन द बिजनेस फॉर मीटिंग फ्यूचर नीड्स ऑफ अननोन नेचर, मतलब जो फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमका लॉस हो सकता है या लायबिलिटीज हो सकता है, उसके लिए हम रखते हैं, जो कि हमारे पास बिल्कुल अननोन है, हमको नहीं पता क्या लॉसेस हो सकता है या क्या लायबिलिटीज हो सकता है। तो ये किसी भी लॉस या मतलब अनसर्टेन में किसी भी लायबिलिटीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़े। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ करेंट नेट प्रॉफिट और आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, ये कहाँ से हम बनाते हैं, किसके ऊपर, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेंट जो नेट प्रॉफिट इस साल में हुआ उससे हम हटा के रखते हैं, या पास्ट में कुछ प्रॉफिट हुआ था उससे भी हम हटा के रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, इट मे बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इसको डिविडेंड पेमेंट करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कैपिटल रिजर्व जो होता है उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल रिजर्व से प्रॉफिट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इट मेक्स अ बिजनेस फिनेंशियली स्ट्रांग, ये क्या करते हैं, बिजनेस को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। और एक चीज़ देखिए, जब अगर प्रॉफिट होगा तभी ये रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब रिजर्व बनाया जाता है, रिजर्व क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, अगर प्रॉफिट हुआ तभी हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अगर लॉस हुआ तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए प्रोविज़न के केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको देखना नहीं है, हमको सीधा सीधा रिजर्व प्रोविज़न करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्रोविज़न हम करते हैं, थोड़ा बहुत तो हम पहले से जान गए क्यों करते हैं, फिर देख लेते हैं क्या बताया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। नंबर 1, टू मीट स्पेसिफिक and legal requirement like capital redemption reserve account created as per section 80 the Companies Act of India 1956 or investment allowance reserve created as per the Income Tax Act 1961, मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक जो मीट है ये इसके लिए हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनी जो लॉ है, लॉ के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, बिजनेस को करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, नंबर 2, टू स्ट्रेंथन द फिनेंशियल बेस ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस का जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं। टू कीप द डिविडेंड रेट स्टेबल और यूनिफॉर्म इवन इफ एनुअल प्रॉफिट्स फ्लैक्चुएट। अब पहले ही हमने बताया कि भाई अगर बिजनेस में प्रॉफिट हर साल इक्वल नहीं होता है कंपनी में, फिर भी डिविडेंड जो है अगर उसको हम एनुअल जो डिविडेंड है उसको अगर यूनिफॉर्म रखना चाहे तो उसके लिए हम कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रखेंगे, जैसे लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कि हम हर साल इक्वली डिविडेंड दे पाए, यूनिफॉर्म डिविडेंड शेयर होल्डर को दे पाए। टू कीप द डिविडेंड रेट स्टेबल हमने बताया। नेक्स्ट आता है क्या, टू सेफगार्ड अगेंस्ट एनी फ्यूचर लॉस, अगर भविष्य में कोई लॉस हो सकता है, आपको पता है लॉस हो ही सकता है, तो उसके लिए हम पहले से सेफगार्ड करके रखते हैं, कुछ पैसा पहले से ही हम रख देते हैं। नेक्स्ट होता है टू हेल्प द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़, क्योंकि फंक्शनल एक्टिविटीज़ को और अच्छा करना है तो पैसा ही तो चाहिए, अगर पूरा प्रॉफिट हम खा लेंगे तो फिर बिजनेस का जो फंक्शन है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ पैसा रख देंगे रिजर्व में कि जो फंक्शन बिजनेस का जो डेली ऑपरेटिंग का जो है उसमें थोड़ा सा कैश ज़्यादा रहेगा तो फ़ायदा ही है, तो उसमें बिजनेस ऑपरेटिंग भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्या बताया गया कि टू रिप्लेस एनी फिक्स्ड एसेट्स और टू रिडीम एनी लायबिलिटी बाय क्रिएटिंग एनी फंड लाइक सिंकिंग फंड। हाँ, क्या करते हैं कि भाई कोई एसेट्स वगैरह रिप्लेस करना है या कोई लायबिलिटीज़ को चुकाना है,
तो उसके लिए हम पहले से ही एक फंड बना के रख देते हैं, जैसे कि सिंकिंग फंड बना के रखते हैं, फिर वहाँ से पैसा आता है, फिर वो चुका देते हैं हम और वो एसेट रिप्लेस कर देते हैं। टू सेट असाइड नॉन रेगुलर प्रॉफिट्स लाइक कैपिटल रिजर्व, तो क्या बोला गया कि टू सेट असाइड नॉन रेगुलर प्रॉफिट लाइक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या टाइप रिजर्व होता है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिजर्व क्या क्या हो सकता है। एक होता है ओपन रिजर्व, एक होता है सीक्रेट रिजर्व। ओपन रिजर्व में बी क्लासिफाइड कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। क्या बताया गया है कि रिजर्व क्या क्या हो सकता है। एक ओपन रिजर्व, जिसको ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन सबको पता चलेगा क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या बैलेंस शीट में शो करेगा, उसको बोलेंगे हम ओपन रिजर्व। और सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है कि जो रिजर्व हमने बना के रखे हैं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या बैलेंस शीट में वो शो नहीं करेगा, आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वो सीक्रेटली रिजर्व करके रखा गया है, जो पता किसको है, मैनेजमेंट को पता है कि वो रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है बच्चों, जो ओपन जो रिजर्व है उसको भी हमने क्या बोला, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में डिवाइड किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज़ अ रिजर्व व्हिच इज यूजुअली क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट arising out of normal trading activities of a business, except in special cases such a reserve is not available for payment of dividends. It is generally created out of, कहाँ से बनाया जाता है, बोला गया है कि profits made on fictitious प्रॉफिट कहाँ से बनाया जाता है, प्रॉफिट्स मेड ऑन फॉरफीचर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर एंड रीइश्यू के कारण जो प्रॉफिट हुआ था उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल और रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कोई भी एसेट का हमने रिवैल्यूड किया तो उसमें प्रॉफिट अराइज हो सकता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या उसको एसेट को सेल किया तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो वो प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट्स ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट, अगर जब डिवेंचर को हम रिडीम्ड करते हैं तो अगर वो डिस्काउंट में होता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, वो प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, कोई भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब उससे पहले जो प्रॉफिट आता है, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो प्रॉफिट आता है, जो पहले हमने खरीदा था उसके प्री पोजीशन में, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र होता है। और प्रॉफिट्स मेड इन परचेजिंग अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम परचेज करते हैं, अगर नेट एसेट जितना है उससे कम पैसा अगर हमको देना पड़ता है खरीदने के लिए तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स नॉट प्रेजेंटेड बाय लिक्विड फंड्स एट्सेट्रा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। खासतौर से जो क्लास 11 में है, हमने जिस तरह से ये जो रिजर्व के बारे में बताया, अभी कैपिटल रिजर्व के बारे में बताया, जो करके हम लोग इसको जिस तरह से सोर्स है वो, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा ये समझने में, क्योंकि उनको अभी जस्ट शुरू हुआ है, इनको इतने सारे चीज़ नहीं पता है कि फॉरफीचर्स ऑफ शेयर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग जैसे कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, ये सब में थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं है। थोड़ा आप इनको याद रखो, हमने जैसे बताया, आप थोड़ा सा इसको मार्क करके रखो, नोट करके रखो, याद करके रखो। बाद में आप लोग जब आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ते रहोगे, क्लास 12 तक जब चले जाओगे, 12 कंप्लीट हो, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको ज़रूर याद रखो। चलिए फिर आते हैं रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो समझ में आया, अब आते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, इट इज़ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट। नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वहाँ से बना, जैसे कैपिटल जो रिजर्व होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं होता है, वो स्पेशल कुछ प्रॉफिट आपको बताया, जैसे जैसे कि इस तरह से प्रॉफिट क्रिएट होता है तो फिर होता है, क्रिएट होता है कैपिटल रिजर्व। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स के से ही होता है, मतलब वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, एक पार्ट है प्रॉफिट का ही, एक नॉर्मल प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है ये। चलिए, बिजनेस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब जिसको हम डिविडेंड के दौर से दे सकते थे शेयर होल्डर्स को, उसी में से ही कुछ पार्ट हमने रिजर्व के हिसाब से रखा है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व।
चलिए देख लेते हैं, इट मे बी यूटिलाइज, ये जो रेवेन्यू रिजर्व है हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि MCQ क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। एक होता है मीट अननोन लाइबिलिटीज़, कॉन्टिजेंसीज, लॉस एट्सेट्रा, जो हमको पता ही नहीं है क्या लॉसेस हो सकता है, कॉन्टिजेंसीज क्या है, तो कोई अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इक्वलाइज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए हम पहले ही बताया आपको इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, उसके लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना के रखते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथन द फिनेंशियल एबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा हो जाता है इसमें। प्रोवाइड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो अगर जो हमने प्रोविजन करके रखा था जो अमाउंट वो अगर शॉर्ट पड़ जाए, एक्स्ट्रा लगे, तो फिर हम यहाँ से वो भी अमाउंट दे सकते हैं, मतलब ये अमाउंट उसके लिए भी खर्चा कर सकते हैं। चलिए फिर एडजस्ट द फ्लैक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अगर फ्लैक्चुएट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट जाता है, तब भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्या बताया गया है, कैरी ऑन एनी स्पेशल कैंपेन और प्रोपागंडा, कोई भी कैंपेन चलाने के लिए कोई खर्चा हुआ तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेटिस्फाई स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, रिजर्व क्या क्या टाइप रिजर्व होता है, देखिए जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कर्स बेनिफिट्स रिजर्व एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू रिजर्व क्या क्या होता है हमने बताया आपको, कैपिटल रिजर्व क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताया गया है, कैसे हम रेवेन्यू रिजर्व को यूज़ करते हैं वो भी आपको समझाए। नेक्स्ट हम आते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को कैसे हम यूज़ करते हैं, चलिए देख लेते हैं। टू इशू बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर बोनस शेयर इशू करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो हम ये कैपिटल रिजर्व से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है आप क्वेश्चन नहीं आ सकता है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि उसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वास्तव में कोई एसेट है ही नहीं, लेकिन उसका एक वैल्यूज बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जैसे डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ा तो उसमें लॉस हुआ था, वो लॉस हमने क्या करते हैं एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं और बाकी बैलेंस शीट में शो करते हैं। या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब फिक्टिशियस एसेट होता है। तो ये जो एसेट्स है इसको अगर राइट ऑफ करना है तो ये कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम्ड करते हैं, मतलब रिडम्पशन होता है उसको लौटा देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कभी कभार प्रीमियम में लौटाना पड़ता है। प्रीमियम का मतलब क्या, मानो कि 100 रुपये का जो प्रेफरेंस शेयर था जब हम लौटाएंगे रिडीम करेंगे, या डिवेंचर था 100 रुपये 100 रुपीज़ का, तो जो हम उसको रिटर्न करेंगे उस समय हमको मान लो कि 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो जो 5 रुपीज़ है उसको हम बोलेंगे प्रीमियम। तो अब रिडम्पशन के टाइम के जो प्रीमियम हम 5 रुपीज़ दे रहा है, लेकिन हमने लिया कितना था 100 रुपये लिया था, लेकिन हम दे रहा है कितना 105, मतलब 105 रुपये दे रहा है, तो 5 रुपये जो हम दे रहा है वो हमारे लिए लॉस ही तो हुआ, तो वो लॉस हम कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में चार्ज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, जो डिवेंचर या शेयर हम इशू करते हैं उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होता है, तो वो जो एक्सपेंसेस है या कुछ लॉसेज हमको बेयर करना पड़ता है, मतलब कोई डिस्काउंट में अगर इशू कर दे कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस और एक्सपेंसेस को हम कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, वो तो पहले ही बताया गया है। सो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट, इट मे बी यूटिलाइज फॉर एनी फ्यूचर कॉन्टिजेंसी और अननोन नेचर, मतलब कोई भी लॉस के लिए या कोई भी अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए हम जनरल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ऑल्सो, इसको हम डिविडेंड के दौर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज फ्री रिजर्व, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। इसको आपको याद रखना है, इसको जनरल रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम कहीं भी कैसे भी कोई भी लायबिलिटी या लॉस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, इट इज़ क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ डिफरेंस यही है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने ये रिजर्व करके रखे हैं, तो उसी पर्पस में ही हमको इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, जो भी अननोन है, लेकिन कितना होगा वो अननोन है, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक पर्पस में ही होगा। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब ये जो रिजर्व है अगर उसी लॉस हुआ उसी में ही हम इसको यूज़ करेंगे। ये फ्री रिजर्व नहीं है, अभी कोई भी लॉस के अगेंस्ट में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। रिजर्व एंड रिजर्व फंड क्या होता है? भाई दोनों तरफ दो ही चीज़, एक ही तो रिजर्व ही तो हुआ, लेकिन रिजर्व एंड रिजर्व फंड में थोड़ा सा अंतर है, देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ रिजर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अनमार्क्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट में हम इसको डालते हैं, वी कॉल इट रिजर्व फंड, मतलब जो रिजर्व हम कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फंड। अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू अ रिजर्व व्हिच इज नॉट केप्ट विद इन द बिजनेस, मतलब कुछ पोर्शन जो रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करके रखते हैं वो रिजर्व बिजनेस में नहीं रह जाते। क्या करते हैं फिर उसको हम, इट इज़ इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन सम सिक्योरिटीज़ टू अर्न इंटरेस्ट, दस द फंड इज बिल्ट अप, मतलब जो हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रखा है, रिजर्व का पूरा अमाउंट हम बिजनेस में ना रख के कुछ पार्ट, जिस पार्ट को हमने क्या करते हैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहे। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व फंड, क्योंकि वो बिजनेस में है नहीं, बिजनेस में किसी लॉस में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि वो एक फंड में पड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिजर्व फंड। ठीक है बच्चों, और द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज रिटेन, जो अमाउंट हम अपना बिजनेस में रखा है विद इन द बिजनेस, इट इज़ लॉक्ड अप इन जनरल एसेट्स, जो कि हमारा जनरल एसेट्स के हिसाब से हम बिजनेस में रख देते हैं, तो वो होता है जस्ट सिंपल रिजर्व। समझ में आया? जो अमाउंट रिजर्व का जो पोर्शन हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम रिजर्व फंड, और जो पोर्शन हम बिजनेस में ही रख देते हैं, एसेट के हिसाब से रख देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो जनरल एसेट के हिसाब से लॉक्ड होके हमारे पास ही रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिजर्व। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? चलिए फिर हम आगे बढ़े, सीक्रेट रिजर्व। हाँ, पहले हमने बताया था कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है कि भाई जो रिजर्व ओपनली नहीं दिखाई देगा, मतलब बिजनेस का जो अकाउंट्स है अकाउंट्स में शो नहीं करेगा, मतलब ना तो बैलेंस शीट में दिखेगा, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी चार्ज किया जाएगा, आपको नहीं दिखेगा इस तरह से, या प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहीं भी नहीं दिखेगा वो रिजर्व, लेकिन फिर भी वो रिजर्व करके रखा गया है। उससे पता किसको है? मैनेजमेंट को पता है। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। इट इज़ अ रिजर्व व्हिच डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व नहीं दिखाई देता, इट क्रिएशन रिमेन्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट रहता है, किसी को नहीं पता, एक्सेप्ट टू द मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजमेंट जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते। इट इज़ नाइदर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर इन अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, सो इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड हिडन रिजर्व। सो आपको इसको भी याद रखना है, हिडन रिजर्व क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं हिडन रिजर्व और पोटेंशियल रिजर्व भी इसको बोला जाता है। तो सीक्रेट रिजर्व को तीन नाम पे जाना जाता है, एक होता है हिडन रिजर्व, दूसरा होता है पोटेंशियल रिजर्व, और सीक्रेट रिजर्व तो है ही इसका नाम। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इट इज़ क्रिएटेड, कहाँ से क्रिएट होता है? बाय, कैसे करते हैं हम? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट का जो वैल्यू है उसको घटा के हम देखेंगे, दिखाएंगे बैलेंस शीट में, जितना एक्चुअल में होना है उससे कम दिखाएंगे।
बाय ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, हम क्या करेंगे स्टेटमेंट का वैल्यूएशन, स्टेटमेंट में क्या करेंगे लाइबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है, तो फिर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ दिखेगा। और क्या कर सकते हैं एसेट को क्या करेंगे ज़्यादा वैल्यू में दिखाएंगे, मतलब कम वैल्यू में, सॉरी एसेट को कम वैल्यू में दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू में दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो रिजर्व सीक्रेट में रह जाएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखाएंगे। Thus the actual position of a business become much better than that is disclosed by the financial account। तो इसमें क्या होगा अगर आप लाइबिलिटीज़ को बढ़ाए और एसेट्स को घटा के रखेंगे तो फिर जो एक्चुअल पिक्चर है बिजनेस का वो आपको नहीं दिखेगा, है ना, वो आपको बाहर नहीं दिखेगा। चलिए, According to the Companies Act 1956, a public limited company is not allowed to create such a reserve। देखिए, लेकिन 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से ये नहीं कर सकते कंपनी, अपना बिजनेस का जो एक्चुअल पिक्चर वही उसको लाना है, ऐसे सीक्रेट रिजर्व नहीं कर सकते हैं। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ टू सर्टिफाई वेदर द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा रहा है वो ट्रू वैल्यू दिखा रहा है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, सर्टिफाई करना, ठीक है। द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज governed by special act try to maintain some amount of secret reserves to overcome additional financial risk in the interest of the public। सिर्फ किसको दिया गया है, बैंकिंग सेक्टर को या फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो गया, गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इसमें स्पेशल एक्ट के थ्रू उनको ये दिया गया है कि भाई ये उनको थोड़ा सा छूट दिया गया है कि भाई वो क्या करे, थोड़ा बहुत सीक्रेट रिजर्व करे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहेगा, उसके फ़ायदे के लिए ये उसको ये छूट दिया गया है। इट इज़ क्रिएटेड बाय, कैसे हम इसको बनाते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, मानो कि 10% करना था, हमने 20-30% डिप्रिसिएशन चार्ज करके रख दिया, तो एसेट वैल्यू घट जाएगा। नेक्स्ट होता है अंडर वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस में पड़ा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट में उसका वैल्यू घटा के दिखाएंगे। क्लासिफाइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होता, हम क्या करेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देंगे, दिखा के क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट होता है और कैसे कर सकते हैं, ओवर वैल्यूइंग द लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू दिखा के रखेंगे, एक्चुअल में 10,000 जिसका वैल्यू है उसको हमने 15,000 दिखा दिया, 12,000 दिखा दिया। शोइंग अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एज एन एक्चुअल लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है इन फ्यूचर नहीं भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट है, उसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरह शो कर देंगे, लाइबिलिटीज़ दिखा देंगे। सप्रेसिंग द सेल्स एट्सेट्रा, सेल्स को घटा के दिखाएंगे, ऐसे कुछ करके हम क्या कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन आप देखिए बना तो सकते हैं लेकिन कंपनी एक्ट वाइज कंपनी कोई भी कंपनी नहीं कर सकते, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू वो लोग कर सकते हैं, जो स्पेशल जो एक्ट है उसके गवर्न बाय स्पेशल एक्ट उसके थ्रू, मतलब वो एक्ट वाइज वो लोग कर सकते, थोड़ा बहुत उसको छूट दिया गया है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। ये लगभग हर चीज़ हमने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, बिल्कुल ये वन शॉट है, इसमें पूरा रिजर्व एंड प्रोविजन हमने क्लियर किए हैं, आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियोज़ है इसको शेयर कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहिए कि हम और आगे आपके लिए वीडियो बनाएं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।